Hello Smartians, welcome to the online platform of Smart Achievers. I welcome you all and आज हम लोग JEE Mains 2025 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं. स्पेसिफिकली 3 अप्रैल 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कस करेंगे. एंड सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज इन योर एग्जाम वाज which of the following postulates of Bohr model of hydrogen atom is not in agreement with the mechanical model of atom. यानी कि बोर मॉडल का ऐसा कौन सा पॉस्टुलेट है जो आपके 4 पॉस्टुलेट जो मेंशन है उससे आपका इनकरेक्ट है. तो हमें सबको पता है कि जो आपका बोर मॉडल था दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ द एटम. यानी एटॉमिक की जो थ्योरी आई थी तो सबसे पहला जो सक्सेसफुल मॉडल जो आया था दैट वाज अ बोर मॉडल. तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट. An atom in a stationary state does not emit electromagnetic radiation as long as it stay in the state. तो फर्स्ट में ये डिस्कस करते हैं कि आपका बोर मॉडल आखिर कहता क्या है. बोर मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ कि जो आपके एटम्स होते हैं कुछ स्टेट्स में होते, मतलब जो आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेट्स जिसको हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं. दूसरी चीज़ की आपकी जो एनर्जी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होगी व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द स्टेशनरी स्टेट. मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कभी लूज़ या गेन नहीं करेगा जब वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में होगा. कब एनर्जी चेंज होगी? व्हेन इट कम्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट और लोअर टू हायर, देन एंड ओनली एनर्जी चेंज विल बी टेक्स प्लेस. तो फर्स्ट आपका क्या प्रेजेंट है? एन एटम इज अ स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बिल्कुल सही बोल रहा है ये. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है. आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सी चीज़ जो स्टेटमेंट है आपसे क्या होता है एग्री नहीं करता है इसमें. सेकेंड, एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स. बिल्कुल सही है कि एटम जो होता है वो कुछ स्टेट्स में ही प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेट्स. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स. तो ये भी बिल्कुल सही है. When an electron makes a transition from the higher energy states to lower energy states, it emits a photon of light. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी कि जब आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन जब आपका हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तभी आपका क्या होता है फोटोन एक एमिट होता है. यानी आपकी एनर्जी चेंज उसी टाइम पर प्रोसीड करती है. अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द एनर्जी चेंज. लास्ट क्या है यहाँ पे? द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट मूव्स इन अ सर्कल. मूव्स इन अ सर्कल मतलब कि हाइड्रोजन एटम का जब आप कंसीडर करोगे दैट इज कंसीडर एज 3 डायमेंशनल. सो द 3 डायमेंशनल सर्कल क्या होता है आपका? 2 डायमेंशनल. 3 डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट द स्फेरिकल नॉट एज सर्कुलर. ओके, सो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे? द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट्स मूव्स इन अ स्फेरिकल पाथ. ठीक है, तो अराउंड द न्यूक्लियस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम में वो एक स्फेरिकल पाथ में मूव करते हैं ना कि सर्कुलर में. सो आपका कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4. यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गिवन आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट है आपके पास द NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर एंड लॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड. NN सिंगल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होगा? यानी N और N फॉस्फोरस का बॉन्ड बनेगा. तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. सेम चीज़ फॉस्फोरस के साथ भी होगी. फॉस्फोरस के साथ भी आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर्स. अब हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन पे मुझे पता है क्या होता है. आप अगर बॉन्ड डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन का साइज़ होता है छोटा एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस का. तो फॉस्फोरस तो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है. नाइट्रोजन इस तरीके से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर Sp, एंटीमनी, देन बिस्मिथ. तो ये सारे आपके ग्रुप 15 के मेंबर्स होते हैं. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे आपका साइज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा. तो नाइट्रोजन के केस में अगर मैं बात करूँ तो साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पे दोनों एटम के बीच में लगता है लोन पेयर रिपल्शन. अब लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपके क्या करेगा जो बॉन्ड होगा, मतलब जो आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका इस तरीके से थोड़ा बहुत अपने पोजीशन से, नाइट्रोजन जो आपके एटम प्रेजेंट है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा और एक्सपेल आउट होंगे जिसकी वजह से जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगा. दैट्स वाई जो NN सिंगल बॉन्ड होगा दैट विल बी वीकर एज़ कम्पेयर टू PP सिंगल बॉन्ड. तो ये वाली चीज़ आपकी क्या है? करेक्ट है. इट इज़ वीकर देन सिंगल बॉन्ड. दूसरा लॉन्गर देन, क्या NN जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा वो लॉन्गर होगा PP सिंगल बॉन्ड से?
अभी हमने ये डिस्कस करा कि आपका लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो रहा है मतलब रिपल्सिव नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो रिपल्सिव होने की वजह से फॉर श्योर आपकी बॉन्ड लेंथ तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं इंक्रीज करेगी कि ये फॉस्फोरस को क्या कर सके, फॉस्फोरस को भी जोन आउट कर सके यहाँ से, मतलब फॉस्फोरस से ज़्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज फॉस्फोरस का साइज ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपका होगा ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा कि लॉन्गर नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है आपका शॉर्टर, जिसकी वजह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। सेकेंड देखते हैं, द कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेडिली अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जहाँ पे आपका सेम ही आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है, चाहे वो एटम हो जाए, उसमें आपका जो एटम प्रेजेंट है एक, दैट इज ऑलवेज अंडरगोइंग टू सेम, मतलब प्लस उसकी एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। तो जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूँ तो ग्रुप 15 में हमें पता है कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इनके पास 5 इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन तो हमें पता है कितने कहाँ तक बॉन्ड बनाता है, ये +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। +5 ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा +3 से +5 नहीं जा सकता, अपनी वैलेंसी को और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। सेकेंड चीज़ इसमें प्रेजेंट है फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक। तो फॉस्फोरस तो सबको पता है हमें 5 में भी चला जाता है, यानी ये +3 में भी बनाएगा और +5 में बनाएगा, तो फॉस्फोरस कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक की। तो जो नीचे वाले हमारे ग्रुप्स आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं उसकी वजह से इनमें क्या लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आई होप सबने सुना होगा एस ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपके एस ऑर्बिटल, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज एस इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेसिकली अगर मान लो आपको इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो क्या होता है S2P3, तो ये वाले लोन पेयर तो आपके पार्टिसिपेट कर जाएंगे, यानी P3, जिसकी वजह से इसका +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन वाले ये जो S2 होते हैं, मतलब जो S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो ये S ऑर्बिटल रिलक्टेंस होंगे, मतलब ये नहीं चाहेंगे अपने आप को क्या करना, डोनेट करना। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में तो ये कभी शो नहीं करते +3 मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे विल ऑलवेज स्टिक टू द +3। तो दैट्स वाई हमने क्या बोला यहाँ पे, कंपाउंड जो ग्रुप 15 के हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेडली अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं। हमने देखा फॉस्फोरस के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में जस्ट बिकॉज इट डू नॉट कंटेन d ऑर्बिटल, एंड अदर केसेस में इट डू नॉट कंटेन, basically it has like inert pair effect, so the reluctance of s orbital to participate in the bonding। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स हैं, बोथ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 वॉज कैटलिस्ट का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट रिएक्शन में करता क्या है। सो कैटलिस्ट आपका एक ऐसी स्पीशीज होता है, जब हम उसको रिएक्शन में ऐड करते हैं सो इट विल एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अपनी रिएक्शन की रेट को एनहांस कर देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन की जो भी काइनेटिक टर्म्स होती हैं उसको तो ये हमेशा से क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, यानी उसके साथ इंटरफेयर करेगा। लेकिन जो आपकी थर्मोडायनेमिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपकी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, उसको कैटलिस्ट कभी भी क्या करता है, मतलब उसको कैटलिस्ट की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोल रही है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सही बोल रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टर नहीं करता। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो टाइम लग रहा है उसको चेंज कर सकता है, कि आपका टाइम अगर 20 मिनट्स लग रहा है, सो इफ कैटलिस्ट इज एडेड इट विल टेक प्लेस ओनली 10 मिनट्स और मे बी 5 मिनट्स। तो आपका टाइम चेंज हो सकता है, बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट्स अ थर्मोडायनेमिक टर्म। सेकेंड, अ homogeneous catalyst can change the equilibrium composition of a system, temperature remaining constant। क्या ये इक्विलिब्रियम की कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकता है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट?
अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट आपके वो सारे कैटलिस्ट होते हैं जो सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं आपके रिएक्टेंट के। अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड तो आपका कैटलिस्ट भी सॉलिड, रिएक्टेंट आपका लिक्विड तो आपका कैटलिस्ट भी जो प्रेजेंट होगा दैट इज ऑल्सो लिक्विड। तो होमोजीनियस जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपके इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन, इट इज़ नॉट सेइंग टू बी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, सो माइंड द वर्ड्स। लाइक अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बोल रहा, इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन मतलब कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आपकी चेंज हो सकती है, तो इट कैन ऑल्टर दैट। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट में आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में एंड सेकंड में आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन के बारे में। तो आपका कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज कर सकता, उसके टाइम को चेंज कर सकता है। सेकेंड चीज़ लेकिन आपका इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन आती है दैट कैन बी चेंज बाय द कैटलिस्ट। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, the fourth question was the metal ion that have the calculated spin only magnetic moment value of 4.9 Bohr magnetron। अब सबने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट तो किसमें, कोऑर्डिनेशन में। अगर आपका 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन है इसका मतलब अंडर रूट n+2 दैट इज इक्वल टू 4.9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू अप्रॉक्स में कितनी आ जाएगी, 4, यानी आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 4। अब हमें ये चेक करना है कि आपके किस किस वाले जो आयंस प्रेजेंट है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो आयन हमारे पास प्रेजेंट है क्रोमियम +2, उसे लेके चलते हैं। क्रोमियम +2 का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 24, सो इट विल बी D4S2 यानी 3D4 4S2। +2 जब होगा तो इसमें क्या बनेगा, ये जस्ट क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन थी, +2 में इट विल बी 3D4। अब जब हम फिल करेंगे इसको 3D4 में तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो इसमें आपके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4। तो जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो इट विल बी √4 4 + 2 दैट इज अप्रॉक्सीमेट 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, करेक्ट है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाला आपके पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, आयरन +2। अब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ 26 होता है। सिर्फ आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी आपकी, 3D6 एंड वी हैव 4S2। सो अगर आयरन +2 प्रेजेंट है सो इट विल बी 3D6। 3D6 की अगर हम फिलिंग करेंगे d ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5 6। नाउ अगेन वी हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट इज़ अगेन कंसिडर टू बी 4 √4 एंड वी हैव 4 + 2 सो इट विल बी अगेन 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये वाला भी करेक्ट है आपके पास। थर्ड वाला अगर मैं बात करूँ Fe+3। अब देखो Fe+3 में इसी से हम Fe2+ में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए S से, +3 में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ से जाएगा, D से, तो इट विल बी 3D5। 3D5 की जब हम फिलिंग करेंगे तो वी विल गेट 3 4 1 2 3 4 5। ना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, अप्रॉक्सीमेट 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। डी वाला देखते हैं। डी वाले में देखो आपके पास है कोबाल्ट +2। तो कोबाल्ट +2 का एटॉमिक नंबर इज़ 27। विदाउट अगर मैं इसकी बात ना करूँ कोबाल्ट +2 की, तो जनरल जो कन्फिग्रेशन होती है हमारी कोबाल्ट की दैट इज़ 3D7 4S2। अब देखो कोबाल्ट +2 में कितना होगा, दैट इज़ 3D7। 3D7 को जब हम फिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 3.9 बोर मैग्नेट्रॉन अप्रॉक्स। तो ये वाला भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन दैट इज़ मैग्नीज। ओके, तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर इसका होता है 25 एटॉमिक नंबर होने की वजह से जब हम उसकी फिलिंग करेंगे दैट इज़ 3D5 4S2।
अब मैग्नीज +3 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका किससे जाएगा, 4s से, देन एक इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा 3d से, सो इट विल बी 3d4। इसमें फिलिंग करेंगे d ऑर्बिटल में, सो वी विल गेट 1 2 3 4। अगेन वी हैव द 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √4 4 + 2 दैट इज अप्रॉक्स में 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपसे पूछा गया था किस किस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 4.9 आ रहा है, तो जिसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दैट विल ऑलवेज प्रोसीड टू द 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A, B एंड E, यानी ऑप्शन नंबर 4th। तो ऑप्शन नंबर 4th में आपका A, B एंड E है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से। तो आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, A + B इज गिविंग C। इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके पास A एंड B की, दैट इज A0 = 8 B0। So A0 = 8 B0 and the half life of A and B are 10 minutes and 40 minutes। तो T half जो आपके पास A का प्रेजेंट है that is 10 minutes and T half जो B का प्रेजेंट है that is 40 minutes। आपको बताना है, वो टाइम बताना है आपको। अच्छा, एक चीज़ इसमें मेंशन करी गई कि आपकी रिएक्शन चल रही है फर्स्ट ऑर्डर पे, यानी A के केस में भी फर्स्ट ऑर्डर, B के केस में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि T हाफ का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693/K। तो यहाँ से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है जहाँ पे आपकी दोनों की कंसंट्रेशन A और B की बिल्कुल सिमिलर हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर करनी है A और B की, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास A आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बराबर A0 × e⁻−kT। तो A बराबर कितना आएगा, A0 × e⁻−k1t T1 बराबर B0 × e⁻−k2 × T2। अब क्योंकि आपको मेंशन करना है कि टाइम आपको निकालना है, तो टाइम तो दोनों के लिए सिमिलर ही होगा। सो T1 को मैं एज अ T1 T2 को आई कैन राइट T K1T बराबर B0 × e⁻−k2 × T। अब A0 आपके पास कितना है गिवन है, 8 B0 × e⁻−k1 T इज इक्वल टू B0 × e⁻−k2 T। तो B0 से B0 कैंसिल, 8 × e⁻k1T इज इक्वल टू -k2T। तो यहाँ पे आपका आएगा 8 × e⁻−k1T इज इक्वल टू e⁻−k2T। तो सबसे पहले वी कैन फाइंड आउट K1, T हाफ हमें पता है तो हम वहाँ से K1 फाइंड आउट कर सकते हैं। T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K1। तो K1 आपका यहाँ से कितना निकलेगा फॉर A के लिए, दैट इज इक्वल टू 0.693/T हाफ इज 10 मिनट्स। सेकेंड अगर मैं K2 के फाइंड आउट करूँ तो K2 आपका कितना आएगा 0.693/40, यानी कि इट विल बी 0.0693 and it will be 0.1 and 7 0.0173, so it will be 0.0173। तो ये आपके आ गई K1 की वैल्यू एंड ये K2 की वैल्यू। इसको लिख लेते हैं साइड में। K1 आपका आया 0.063 एंड K2 बराबर 0.0173। तो यहाँ पे आया था 8 × e⁻−k1T बराबर e⁻−k2T। अब हमें पता है ln E कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। सो 8 बराबर e⁻−k2T एंड यहाँ पे ये जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे e⁻- में आएगा K1T एंड जब उसे ऊपर आप प्रोसीड करोगे इट विल बी प्लस में चला जाएगा, यानी e⁻+k1T। सो 8 इज इक्वल टू e⁻
K1T minus K2T. अब we can take ln, तो ln 8 इज इक्वल टू ln e की पावर K1T माइनस K2T. अब ln e कितना होता है 1, सो ln 8 इज इक्वल टू K1T माइनस K2T. एंड अच्छा ln 8 को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 2.303 log 8 इज इक्वल टू K1. K1 कितना है आपका यहाँ पे, T तो आप कॉमन ले लो बाहर. K1 आपका कितना प्रेजेंट है, 0.0693 माइनस 0.017173, सो 2.303. अच्छा log 8 को आप किस में फॉर्म में लिख सकते हो, log 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 2.303 इंटू 3 log 2, दैट इज इक्वल टू T इंटू 0, 2 and we have 5, 0.0520. सो यहाँ पे आपका कितना आया, 3 इंटू 6.099 इंटू log 2. log 2 आपका होता है 0.301 एंड यहाँ पे आपका t और ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.0520. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम अप्रॉक्स 39.6 मिनट्स आएगा, जिसको आप अप्रॉक्स में कितना ले सकते हो, 40 मिनट्स. यानी आपका टाइम कितना आएगा यहाँ पे, 40 मिनट्स. यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है. एक बार दोबारा से इसको देखते हैं. देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन दी गई थी A + B इज गिविंग C. A0 आपका कंसंट्रेशन दैट इज 8 टाइम्स ऑफ B0. हाफ लाइफ आपको A एंड B की गिवन है 10 मिनट्स एंड 40 मिनट्स. सबसे पहले रिएक्शन क्योंकि सारी फर्स्ट ऑर्डर में चल रही है एंड हाफ लाइफ आपको मेंशन है, सो T हाफ से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट आप A के लिए निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट B के लिए. अब आपको ये पूछा गया कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कब सिमिलर होगी. तो सिमिलर होने का मतलब क्या है कि A बराबर होगा B के. तो A हमें पता है A0 इंटू E की पावर माइनस KT के बराबर होता है. वहाँ से हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन जनरेट की. अब इक्वेशन में टाइम देखो आपका सिमिलर होगा, बिकॉज आपको टाइम निकालना है जिस टाइम पे, क्योंकि टाइम तो एक ही होगा ना जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन आपकी सिमिलर होगी. सो टाइम इज मस्ट बी सिमिलर. वहाँ से हमने सॉल्व करा इसको एंड वी गेट टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट्स. सो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके तो 6 क्वेश्चन आपका आया था एल फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज. अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है आपका डी और एक होता है एल. तो लास्ट वाले से यानी सेकेंड लास्ट कार्बन जो आपका होता है, लास्ट कार्बन से उससे पहले वाला कार्बन सेकेंड लास्ट, वहाँ पे अगर आपका OH जो प्रेजेंट है अगर वो राइट में प्रेजेंट होगा तो दैट इज़ डी, और अगर आपके पास OH वहाँ पे लेफ्ट में प्रेजेंट होगा तो दैट इज़ कंसीडर टू बी एल. अब देखो इस वाले क्वेश्चन में OH आपका प्रेजेंट है लेकिन ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं है ना. 1 2 कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बट आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया. इस वाले में देखो तीनों आपके O सेम साइड पर हो गए. ऐसा थोड़ी स्ट्रक्चर होता है एल फ्रक्टोज का. यहाँ पे देखो OH आपका ये भी इनकरेक्ट है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन में देखो OH आपका लेफ्ट में है, देन OH ये वाला राइट में होता है, CH2OH देन C डबल बॉन्ड O. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का. आई थिंक स्ट्रक्चर तो सबको याद ही हो जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में. नेक्स्ट करते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है. तो सबसे पहले देखो ए वाला ऑप्शन है, ये दोनों आपके पास मेटामर्स हैं. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेटामर्स होते क्या हैं. तो मेटामर्स आर द पर्टिकुलर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स, और वी कैन से अरेंजमेंट जो आपके मतलब जो भी आपके स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अरेंजमेंट होती है वो आपकी डिफरेंट होती है. मीन्स देखो जैसे CO है यहाँ पे, तो इधर आपके पास 2 C2H5 प्रेजेंट है. जो ये वाला CO प्रेजेंट है इसके पे आपके पास एक तरफ CH3 है और एक तरफ आपका प्रोपाइल ग्रुप आ गया. तो देखो CO जो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ आपकी अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई. मतलब एक तरीके से आपने क्या करा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपके रेस्पेक्टिव में एल्काइल ग्रुप्स चेंज हो गए. सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी मेटामर्स. अब यहाँ पे तो ये वाला तो आपका बिल्कुल सही है. सेकेंड देखो आपके पास ऑप्शन में फंक्शनल आइसोमर. फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके पास,
सेम फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। बट कंडीशन ये होनी चाहिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी CN है, ये भी एक तरीके से CN है बट ये NC में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर, तो ये वाला भी करेक्ट है। C वाला देखते हैं आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज कंसीडर टू बी पोजिशन आइसोमर। अब पोजिशन आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर OH मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH यानी अल्कोहल, तो अगर OH यहाँ पे प्रेजेंट है, आपने इस पोजीशन पे लगा दिया या फिर इस पे, तो अब आपका क्या हो गया, पोजीशन चेंज होने की वजह से दे आर कंसीडर टू बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बट यहाँ पे देखो, आप इन दोनों को देखो, ये आपके पास एक CH3 एक्स्ट्रा आ गया। अगर CH3 एक्स्ट्रा आ गया इसका मतलब तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो दैट इज़ नॉट कंसीडर पोजिशन आइसोमर, तो ये वाला आपके पास इनकरेक्ट है। D वाला देखो, इसमें NH2 एंड ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होमोलोगस है। अब होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस में आप वो सारे आपके कंपाउंड होते हैं जो आपके सिर्फ CH2 से, यानी जो आपका CH2 ग्रुप्स होता है उससे अगर कोई चीज़ डिफर करती है, दैट इज कंसीडर टू बी होमोलोगस। तो यहाँ पे देखो NH2 NH। कार्बन की अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, एक CH2 एक्स्ट्रा आया है, ये तो चीज़ ठीक है, बट आपकी पोजीशन भी तो चेंज हो गई है NH2 की, तो ये पोजीशन थोड़ी चेंज होनी चाहिए। मैंने बोला एक CH2 जस्ट ऐड कर दो, आप यहाँ पे एक CH2 ऐड कर देते तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी होमोलोगस। आपका पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए था, तो ये आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक तरीके से ये तो आपका मेटामर में ही आ गया है ना। फिर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बट आपके पोजीशन अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग अलग है, तो ये वाला आपके पास D ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके पास करेक्ट आए, A एंड B, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग 10 की पावर 9 ग्राम्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन ऑफ द कंसीडर हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये वाला आपका किसका क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम कैसे एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आप मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स क्या होता है आपके पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाय यूजिंग Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे क्या करते हैं, मोल्स इनटू Na। अब सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है लेड, PO, PR एंड वी हैव प्लैटिनम। सो इसका जो मास होता है आपके पास लेड का, दैट इज़ 209। PO यानी पोलोनियम का जो मास होता है दैट इज़ 141। प्लाज्मोडियम का जो मास होता है दैट इज़ 207 एंड प्लैटिनम का जो मास होता है अप्रॉक्स में 195। तो ये आपके मासेस हैं। अब आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो जितने ज़्यादा आपके मोल्स आएंगे उतने ज़्यादा आपके पास एटम्स आएंगे। तो हमें सिर्फ ये देखना है मोल्स किसमें ज़्यादा होंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। अब देखो आपके मोल्स निकालने के लिए आपका डायरेक्ट रिलेट करा है किसके साथ, गिवन मास के लिए, एंड इन्वर्सली रिलेट करा है आपके पास मोलर मास के लिए। तो गिवन मास तो हमारे सबके केस में क्या होगा, सिमिलर होगा, दैट इज 10 की पावर -9। चेंज हमारे पास क्या आएगा, फॉर अ चेंज यहाँ पे मोलर मास आपका चेंज है, जैसे कि 209। अब जितना ज़्यादा आपका मोलर मास होगा उतने कम आपके मोल्स आएंगे। तो आपको सिर्फ वो देखना है कि किसमें आपके मोल्स ज़्यादा करने हैं, यानी आपको मोलर मास क्या करना है, कम करना है। तो सिर्फ यही वाला केस है पोलोनियम का, जिसमें आपका सबसे कम मोलर मास है। इसका मतलब अगर मोलर मास सबसे कम है तो इसके सबसे ज़्यादा मोल्स बनेंगे, और इसके सबसे ज़्यादा अगर मोल्स होंगे तो इसके सबसे ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम जनरेट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो पोलोनियम इज द ओनली एटम विच कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ द एडिशन, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैशियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब क्या बोल रही है, गैशियस एटम में आप क्या कर रहे हो, कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो क्या वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। मतलब जैसे कि मान लो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो दैट इज कंसीडर टू बी एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, बट जब ऑलरेडी वो चीज़ O नेगेटिव बन गई है और हमें पता है O2 नेगेटिव भी तो एग्जिस्ट करता है, तो O2 नेगेटिव में जब आप एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाते हो तो आपको एनर्जी बाहर से ऑलरेडी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी आपको, वो प्रोसेस क्या हो जाता है आपका एक तरीके से एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हमेशा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, नहीं,
ज़रूरी नहीं है, यानी जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की चेक करते हो हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगी, दैट इज़ नॉट प्रायोरिटी कंडीशन। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। सेकेंड क्या बोल रहा है आपके पास कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गिविंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सो दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एंडोथर्मिक। तो ये वाला तो करेक्ट है आपके पास। सेकेंड, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। अब बोरोन आपके पास कितने 5, बेरिलियम इज कंसिडर्ड टू बी 4, तो 5 में इसका अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1, इसमें देखो 1s2 एंड 2s2 2p1 है। एक अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा 1s2 2s2, फुल्ली फिल्ड एक तरीके से मतलब कॉन्फ़िगरेशन को ये अटेन कर लेगा। तो हमेशा से बोरोन तो बोरोन क्या बोल रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन है जो बोरोन की कम होगी, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बोरोन में एक ऑर्बिटल में यानी 2p जो आपका प्रेजेंट है उसमें एक में इलेक्ट्रॉन है, इसको ईजिली देकर ये आराम से 1s2 2s2 में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, बोरोन के केस में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में देखो 2s2 आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s2 में से, और 2s2 ऑलरेडी क्या है, फुल्ली फिल्ड है, उससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। डी वाला देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन CH4 एंड CCl4 इज 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की किस पे डिपेंड करेगी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कार्बन पे किस पे डिपेंड करेगी, एक आपके पास है CH4, एक आपके पास है CCl4। अब देखो H और Cl में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो डाउट Cl। तो Cl आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस इस पे तो देगा ना। तो यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है आपका CCl4 में भी, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन CH4। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर कि यहाँ पे बोला गया है दोनों में 2.5 होगी, नहीं अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे सिर्फ सेंट्रल एटम का नहीं, बाकी जो आपके सब्सिक्वेंट्स एटम प्रेजेंट होते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो यहाँ पे Cl प्रेजेंट है और यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो CCl4 के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिफरेंट आएगी और CH4 के केस में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट आएगी। तो ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। Li इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग द ग्रुप 1। अब देखो ग्रुप 1 का मतलब अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है इसमें, सोडियम, पोटेशियम, देन वी हैव, हाँ सबसे पहले लिथियम आता है, देन रुबीडियम, सीजियम एंड वी हैव फ्रेंसियम। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है, और आपका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि फ्रांसियम जो होता है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम से कम हो जाती है। तो सीजियम जो होता है इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है ग्रुप 1 में, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दैट इज कंसीडर्ड टू बी सीजियम। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन आपके पास सही आए हैं, सिर्फ बी एंड सी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल चेंज व्हेन सिस्टम कंटेनिंग सॉल्यूशन 1 विल बिकम सॉल्यूशन 2। अब देखो सॉल्यूशन 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा वाटर तो आपके पास सॉल्वेंट हो गया, 10 मोल्स आपके पास सॉल्यूट है, यहाँ पे 1 मोल आपके पास सॉल्यूट है और 1 लीटर आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, और 1 लीटर वाटर है। तो हम सॉल्यूट के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास 10 मोल है और यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 मोल है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि आपका अमाउंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अमाउंट जब आपका चेंज होता है तो वहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़ जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
सो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है आपके पास? दो प्रॉपर्टीज आपके पास. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव क्या होती है आपके पास? डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे क्या करती है? डिपेंड करती है. सेकेंड होता है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टी होती है विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है. अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव है तो वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका अमाउंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो चेक करते हैं सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी. अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी नाम से पता चल रहा है CV जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है. तो मोलर वर्ड आने का मतलब क्या है? एक मोल के लिए आप डिफाइन कर रहे हो तो वो हमेशा सिमिलर होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरह हो जाती है. अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो ये आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? अच्छा, CVM बोलते हैं इसको. हीट कैपेसिटी जो होता है आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये चेंज होता है जब आप अमाउंट चेंज करोगे. लेकिन जब आप मोल के लिए बात करते हो यानी पर मोल, तो आपने एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक मोल के लिए, तो वो बन गई आपकी क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये आपकी चेंज नहीं होगी. डेंसिटी देखो, डेंसिटी आपका क्या प्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंटेड बाय रो, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अब यहाँ पे आपका मास क्या प्रेजेंट होता है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव है. द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव इन नेचर. तो डेंसिटी जो होती है, अच्छा ये तो वैसे भी बात है, जब मान लो आप हनी कंसीडर करते हैं तो जो हनी होता है, अगर आप थोड़ा सा हनी लोगे, एक मान लो कुछ 250 ग्राम्स लिया या आपने लिया 150 ग्राम्स, तो क्या हनी की डेंसिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं. डेंसिटी तो हमेशा सिमिलर रहेगी. तो डेंसिटी आपकी क्या होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो ये भी आपकी चेंज नहीं होगी. तीसरा आता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? N/V. तो अगर मैं मोल के टर्म्स में डिफाइन करूँ तो कितना मेरे पास मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो वो तो मेरी कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन भी आपकी एक तरीके से क्या है? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लास्ट है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी आपका, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, जो भी एनर्जी आपके सिस्टम में वर्क डन में यूज़ होती है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज़ होती है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी. तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. मतलब जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हो गया, ये सारी जो एनर्जीज पढ़ते हो, ये सारी आपके पास एक्सटेंसिव होती है. मतलब ये डिपेंड करती है आपकी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे. तो यहाँ पे आपका अगर अमाउंट चेंज होगा तो आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी? यहाँ पे चेंज होगी. It will going to be change because it is extensive in nature. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? हमसे पूछा गया था क्या कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी जो इसमें चेंज हो जाएगी जब आपका सॉल्यूशन 1 बिकम सॉल्यूशन 2. सो आपके पास 4th ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताना है कौन से में आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आइडोफॉर्म रिएक्शन होती किस किस में है. 2 चीज़ों में. पहली चीज़ सेकेंडरी अल्कोहल एंड दूसरी CH3CO ग्रुप. ये दोनों चीज़ आपकी जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी. तो चेक करते हैं सबसे पहले इथेनॉल से. इथेनॉल इज CH3CH2OH. देन सेकेंड वी हैव आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल तो सेकेंडरी होता है, ये CHOH एंड वी हैव CH3. Then we have bromoacetone. So bromoacetone is CH3 C double bond O CH2Br. Then we have 2-butanol CH3 CHOH CH2 CH3. Then 2-butanol CH3 C double bond O CH2 CH3. Then butanol. ब्यूटेनॉल हो गया आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO. 2-pentanol CH3 C double bond O CH2
CH2 and we have CH3 and 3 pentanol क्या हो गया यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 we have C double bond O CH2 CH3 and pentanol will be CH3 CH2 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 CHO and then last is 3 pentanol. तो 3 pentanol आपका हो गया CH3 CH2 CH OH and we have CH2 CH3. तो अब हमें चेक करना है किस किस में आपके पास ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें भी प्रेजेंट होंगे वो आपके पास पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में। देखो इसमें आपके पास CH3 CHOH ग्रुप तो है, ये वाला सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल, तो ये तो देगा, ये भी हाइड्रोफॉर्म देगा, ये वाला भी CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट है, इस वाले में सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, इस वाले में भी CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो इस वाले में आपके पास तो ये नहीं देगा, ये वाला CH3 CO देगा क्या? बिल्कुल। ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपके पास तीसरी पोजीशन पे है तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन पे आपके पास CHO प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले में भी देखो टर्शरी आपके पास क्या है? अल्कोहल है, तो मतलब टर्शरी इन द सेंस कि सेकेंडरी ही है एक तरीके से, बट आपकी कहाँ पोजीशन पे? तीसरी पोजीशन पे प्रेजेंट है, और हमें सेकेंडरी पोजीशन पे मतलब हमें सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल चाहिए, क्योंकि बिकॉज आइडोफॉर्म जो होता है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी एक्ट करता है। तो अगर आपके पास सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल होगा तो एट द एंड उसको किस में बदल देगा? CH3 CO ग्रुप में ही। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल होना चाहिए, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हुए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। क्या पूछ रहे हैं आपसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट गिव, तो कितने मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे आपके पास आइडोफॉर्म? 4, यानी सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन का क्वेश्चन है एक। देखो सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। अब ए से आपका क्या बन रहा है? डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, सबको NaNO2 + HCl क्या करता है? नाइट्रस एसिड है। इससे आपका क्या जनरेट होता है? HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन सबको सुना हुआ है, एनिलीन, तो एनिलीन सबको पता है एनिलीन क्या होता है। एनिलीन जब आपके पास इसमें आप नाइट्रस एसिड ऐड करते हो HNO2, सो इट विल गिव डाइजोनियम यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ए आपके पास क्या प्रेजेंट है? एनिलीन। अब हमें देखना है Ki। तो Ki जब इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे I नेगेटिव जो प्रेजेंट होगा, K पॉजिटिव ये इस पे जाके अटैक करके N2 गैस को रिलीज कर देगा एंड यू विल गेट I + N2। देन क्या बना यहाँ पे फिर अगले स्टेप में आपको Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालना है। तो Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करेगा? यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके कंडेंस हो जाएंगे इस तरीके से, प्लस Na 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI यू विल गेट। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में। ए आपके पास एनिलीन है, सेकेंड आपके पास क्या प्रेजेंट है? आइडोब्रोमीन, आइडोबेंजीन, एंड सी वाले में आपके पास क्या प्रेजेंट है? डाइबेंजाइल। अब 2 आपके बेंजीन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले देखो सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। N2 पॉजिटिव डाइजोनियम में जब आप क्या डालोगे? H3PO2, तो ये एक तरीके से इसको रिलीज करा के सिर्फ यहाँ पे आपका H इंट्रोड्यूस करा देगा, तो बेंजीन बनेगा। बिल्कुल सही है। N2 पॉजिटिव प्लस NCl, लास्ट अभी रिएक्शन जो हमने करी है उसमें हमने Ki ऐड करा था, तो क्या बना था यहाँ पे? I नेगेटिव, इस पे जाके अटैक करेगा, यू विल गेट आइडोबेंजीन। तीसरा फोर्थ ऑप्शन में देखो CuCN। CuCN आपके पास आयनिक होता है, तो CuCN किस फॉर्म में? Cn नेगेटिव में ब्रेक करके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यू विल गेट CuCN, यानी Cn यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा जस्ट लाइक दैट ऑफ Ki। अब इस वाले में ETOH जो होता है इथेनॉल, यहाँ पे भी सेम चीज़ लगती है। इथेनॉल क्या करता है? इन दोनों को हटाकर सिर्फ यहाँ पे H को इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि क्या फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे? बेंजीन, जस्ट लाइक दैट ऑफ H3PO2। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, कौन सी रिएक्शन आपके पास करेक्ट नहीं है? फर्स्ट वाली। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस एंड B, C एंड D।
तो आपके पास प्रेजेंट है ए, बी, सी एंड डी। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो वेवलेंथ सबसे पहले अगर मैंने एनर्जी का ऑर्डर निकाल लिया तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उसके रिवर्स होगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। अब जो आपको कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उसमें आपको ये चेक करना है कि आपका लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। बिकॉज अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो उतना ज़्यादा क्या करवाता है, स्प्लिटिंग करवाता है। जितनी ज़्यादा आपके पास स्प्लिटिंग होगी उतना ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी, मतलब स्प्लिटिंग का मतलब उतना ज़्यादा ये गैप होगा, और जितना ज़्यादा आपके पास ये गैप होगा उतनी ज़्यादा की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको क्या कराने के लिए, रेडिएट कराने के लिए या फिर उसको एक्साइट कराने के लिए। यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लिगेंड प्रेजेंट हैं। देखो NH3 और यहाँ पे Cn और NH3। तो सबसे पहले Cn आपके पास कौन सा होता है, एक तरीके से पाई डोनर है, मतलब Cn आपके पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और पाई एक्सेप्टर जो होते हैं सबसे स्ट्रांगली वर्क करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो Cn तो आपका सबसे पहले आने वाला है, यानी अगर मैं एनर्जी के ऑर्डर की बात करूँ तो C तो सबसे पहले आएगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब NH3 सब में मेंशन है। NH3 और H2O और Cl की बात करें तो NH3 मेरे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू H2O और Cl। तो NH3 आएगा आपके पास, बिकॉज NH3 आपके पास कौन सा आइटम होता है, पाई डोनर या फिर सिग्मा डोनर। ये होता है आपके पास कौन सा, सिग्मा डोनर। और Cl आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, पाई डोनर। अब H2O और NH3 में से यहाँ पे देखो एक NH3 है और एक आपके पास यहाँ पे चेंज करके H2O आ गया। तो सबसे लीस्ट जो होता है पाई डोनर होता है। सबने पढ़ी होगी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑर्डर अरेंजमेंट कैसे होता है, फर्स्ट वी हैव पाई डोनर्स, देन वी हैव सिग्मा डोनर, देन वी हैव पाई एक्सेप्टर। तो Cl वाला तो लास्ट में जाने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका सबसे लास्ट में होगा। अब हमें इन दोनों को सेट करना है। NH3 और H2O में NH3 जो होता है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू H2O। तो NH3 आएगा, इसके बाद आपका बी ऑप्शन, देन वी हैव ए। अब अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया तो आप इसका क्या कर सकते हो, रिवर्स। तो डी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए का, फिर बी का, देन वी हैव सी। अब ये ऑर्डर आपको किस में दे रखा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। वेवलेंथ को हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो वेवलेंथ से सबसे पहले एनर्जी से इसको रिलेट करो और एनर्जी का रिवर्स ऑर्डर कर दो वेवलेंथ के लिए, बिकॉज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मोस्टली सबको याद ही होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग सिस्टम, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम टू गिव PCl3 प्लस वी हैव Cl2। एडिशन करवाना है आपका जेनॉन गैस का एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो एक चीज़ याद रखना, जब आप जेनॉन क्या है आपके पास, इनर्ट है। जब आप इनर्ट गैस का एडिशन कराओगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एडिशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपकी रिएक्शन कहाँ चलेगी, रिएक्शन मूव टूवर्ड्स दैट साइट विच कंटेन more number of moles। तो जहाँ पे भी आपके ज़्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे, आइदर इट विल बी राइट साइड और लेफ्ट साइड, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या करेगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जब आप क्या करवाते हो, एक इनर्ट सब्सटेंस को या फिर इनर्ट गैस को ऐड कराओगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है मोल्स किधर ज़्यादा है, इस इधर ही 1 + 1, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ क्या है 1। तो इनर्ट गैस ऐड कराने पर आपकी रिएक्शन इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चलेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका PCl3 का टाइम के साथ इंक्रीज करेगा और Cl2 का भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। आपको क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी PCl5 क्या इंक्रीज करेगा, नहीं, PCl5 तो डिक्रीज कर रहा है बिकॉज आपकी रिएक्शन कहाँ चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या Cl2 आपका डिक्रीज कर रहा है, Cl2 आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इनकरेक्ट। PCl5 क्या रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, नहीं, आपकी रिएक्शन अगर ट्रैवल करेगी इक्विलिब्रियम से, अगर वो शिफ्ट करेगी तो कॉन्सेंट्रेशन तो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो आपकी चेंज होगी। PCl3 क्या इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही।
रिएक्शन बढ़ रही है फॉरवर्ड में, PCl3 और Cl2 आपके दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 में देखो 2 मोल्स आपको दिए गए हैं इथिलीन ग्लाइकोल के, एंड दोनों के आपको 2 मोल्स दिए गए हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल आपके पास प्रेजेंट है एंड आपके पास है ग्लूकोज, इसके भी आपके पास 2 मोल्स हैं, इसके भी आपके पास 2 मोल्स हैं। अच्छा, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आपके पास क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम, वेयर एम इज मोलैलिटी। तो आई की वैल्यू इसके लिए भी 1 होती है, ग्लूकोज के लिए भी 1 होती है, क्योंकि ग्लूकोज तो ब्रेक नहीं होता है ना, C6H12O6 ब्रेक तो नहीं होगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। सेम केस आपका इथिलीन ग्लाइकोल के लिए आता है। सो अगर मैं डेल्टा टीबी निकालूँ इन दोनों के लिए, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी इसकी, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी आपकी ग्लूकोज की, यानी ये आपका इथिलीन के लिए है, ये आपका ग्लूकोज के लिए। अब आई इसके लिए 1 है, के बी कितना होगा, देखो के बी आपके पास इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा है पानी का। तो दोनों रिएक्शन आपको जब आप डिसॉल्व करो, पानी में तो डिसॉल्व करो, तो के बी तो दोनों में आपका इसी का यूज़ होगा, यानी 0.52। मोलैलिटी अगर मैं इसकी देखूँ, दोनों के ईच 2 मोल्स है, तो इसकी 2 आपके पास मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इनटू 1000 इफ mass of the solvent is given in grams, so it will be 2 times, and then यहाँ पे प्लस आप करोगे कितना आएगा यहाँ पे 1 इंटू 0.52 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अगेन वी हैव 500 इंटू 1000, so that will be 2। ओके, सो डेल्टा टीबी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 0.52 इंटू 4 प्लस 0.52 इंटू 4, दैट इट विल 8, एंड यानी 2.08 प्लस 2.08 अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका 16, 4.16। तो ये आपका आ गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी आपके पास अगर आया है कितना, 4.16, तो आई कैन राइट आइदर केल्विन और सेंटीग्रेड, बिकॉज डिफरेंस तो आप चाहे सेंटीग्रेड में निकालो सेल्सियस में, चाहे आप केल्विन में निकालो, डिफरेंस आपका हमेशा सिमिलर ही लगेगा। तो डेल्टा टीबी, तो आपको अगर टीबी निकालना है तो क्या होगा, देखो डेल्टा टीबी आपका क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो टीबी आपका कितना होगा, 4.16 प्लस 373.15 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 373.15 4.16 यानी कि 7, एंड वी हैव 377.31 केल्विन। कौन से ऑप्शन में गिवन है, सेकेंड वाले में। तो 373.31 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखो इसको, इथिलीन ग्लाइकोल आपको गिवन था और ग्लूकोज, दोनों के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज दोनों अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक नहीं करते। डेल्टा टीबी बराबर मैंने दोनों के लिए निकाला, एक बार इथिलीन ग्लाइकोल के लिए और एक बार ग्लूकोज के लिए। दोनों को जब हम डेल्टा टीबी निकालेंगे दैट इट विल बी 4.16। डेल्टा टीबी आपका क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो आपको टीबी नॉट पता है, यहाँ पे टीबी नॉट आपको पता है कितना होगा, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो है एक तरीके से। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 373.15 केल्विन। देन टीबी आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इट विल बी 373.31 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपाउंड विल गिव द 3-methyl ऑक्सो 6-ऑक्सो हेप्टेनिल ऑन ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस में आपको ब्रेक करना है। अच्छा, ओजोनोलिसिस जब होता है तो बेसिक चीज़ क्या होती है ओजोनोलिसिस में, अगर मान लो इसका मुझे ओजोनोलिसिस कराना है तो O3 आप यूज़ करोगे। अब दोनों जहाँ पे एल्कीन प्रेजेंट है दोनों पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट होगा, ये बनेगा। यानी इस वाले में यहाँ से अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा
एंड वी हैव यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। इस वाले में जब इसको ब्रेक करोगे ये डबल बॉन्ड एंड वी हैव दिस डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड एंड वी हैव दिस डबल बॉन्ड। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा किसमें आपके पास 3 मिथाइल 6 ओजोन लेसेस। इस वाले में अगर मैं देखूँ तो ये कितना होगा आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 4 मिथाइल है, 3 मिथाइल पूछा गया है। इसमें देखो सेकेंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7, 3 मिथाइल 6 ऑक्सो, 6 पे आपका ऑक्सो ग्रुप है और हेप्टेनल, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकेंड वाला। अगर ये वाला देखें तो ये क्या बनेगा आपका 1 2, देखो इसमें आपका 2 मिथाइल है, हमसे पूछा गया क्या है 3 मिथाइल। इस वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 5 मिथाइल है, तो ये वाला भी आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लिस्ट द मॉलिक्यूल्स। आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी है साथ में, आपको बताना है कि कौन सी किसकी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। तो सबसे पहले देखो PF5, अगर आप PF5 का सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर किसका आएगा, फॉस्फोरस होता है 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 का मतलब ये क्या बनेगा आपका sp3d, यानी ए ऑप्शन का कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड। तो ए का आपके पास हो गया सेकंड। SF6 क्या होगा आपके पास, SF6 में सल्फर देखो कितना प्रेजेंट होता है, सल्फर का 6 होता है प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 यानी कि sp3d2। अब मैंने sp3d2 क्यों लिखा, मैंने d2sp3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सल्फर कौन सा एलिमेंट है आपके पास, सल्फर आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है। p ब्लॉक के एलिमेंट में आपका जो बाहर के ऑर्बिटल्स होंगे, अगर मैं ये 3D का होता तब तो हम बोलते ना कि 3D में चलो ठीक है पेयरिंग हो जाती है, ये सारे ऑप्शंस की वजह से आपका 3D हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड हो जाता है। लेकिन जब p ब्लॉक का एलिमेंट है तो p ब्लॉक में आपका आइदर d ऑर्बिटल या तो फिल्ड होगा या फिर d ऑर्बिटल खाली होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लेके चलते हैं कि इसमें आउटर फिलिंग होती है sp3d2, पहले आपके s भरा जाएगा फिर p, फिर उसके बाद d जो आउटर में प्रेजेंट है उसकी फिलिंग होगी, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी sp3d2। उसके बाद आपका है NiCO4। NiCO4 आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, ये हमारे पास एक तरीके से आपका Ni जो होता है CO, एक सेकेंड में इसको रब कर दूँ पहले, हाँ, तो बी ऑप्शन का आपका कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड वाला। NiCO4 की हम बात कर रहे थे, देखो NiCO4 में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, CO पे चार्ज कितना होता है 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 आएगी। निकल अगर 0 फॉर्म में होता है तो वो इसके पास निकल 28, तो 28 यानी D8 4s2, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 3D10, मतलब इसको बोलते हैं कन्वर्टेड D10 सिस्टम, इसको बोला जाता है कन्वर्टेड D10 सिस्टम। तो अब इस केस में तो याद रखना, जब भी आपका कन्वर्टेड D10 सिस्टम बनेगा, मोस्टली ये जिंक के केस में बनता है, निकल के केस में बन सकता है, कॉपर के केस में भी, तो इन सारे केसेस में हमेशा ये आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, टेट्राहेड्रल, यानी कि sp3। तो NiCO4 sp3। अब प्लैटिनम हमें पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लैटिनम Cl4 स्क्वायर प्लेनर। अब ये मैंने क्यों बोला स्क्वायर प्लेनर, देखो प्लैटिनम जो होता है आपका वो 3D का तो नहीं है, 4D 5D में एग्जिस्ट करता है, हाँ 5D का होता है ये प्लैटिनम। तो प्लैटिनम जब आपके 3D और 4D और 5D के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं यानी सीरीज़ में, तो वो आपके साथ किसी भी लिगेंड के साथ दे आर वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यानी आपके पास अगर प्लैटिनम में, यानी अगर ये वाला जो आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है ये आपके पास 4D 5D का है, तो कोई भी लिगेंड आप उसमें लगा दो दैट इज़ ऑलवेज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और हमें पता है 4 के केस में आपकी 2 चीज़ें बनती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर आपका कब पॉसिबल होता है, जब आपके पास जो लिगेंड प्रेजेंट है दैट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास लिगेंड क्या एक्ट करे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज फॉर्म द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला।
तो किस में आपके पास ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, A2 एंड B3, A2 B3 C4 D1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। लीस्ट एसिडिक कौन होगा, देखो एसिडिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, एसिडिटी चेक करने के लिए सब बस आप क्या करो, आपको जो H पॉजिटिव है उसको रिलीज़ करा दो सबसे पहले, बस अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है किसी तरीके से तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं हो पा रहा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं हो रहा अगर स्टेबलाइज, सो दैट इज कंसीडर टू बी वीक एसिड। एंड इस वाले में चेक करेंगे तो C डबल बॉन्ड O O E T एंड वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट वाले में आपका क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन आपका किससे स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस लगेगी, इजीली स्टेबलाइज होगा, तो ये क्या है आपके पास, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और वैसे भी हमें पता है फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ही होता है। और OET देखो इसकी किस पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे जब अगर OET लगा हुआ है तो ये कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेगा, माइनस आई की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को और क्या करेगा, कम करेगा। तो इजीली डीलोकेलाइजेशन क्या होगा और अच्छे से पॉसिबल होगा। यानी ये वाला आपके पास तो लीस्ट बेसिक नहीं, एसिडिक नहीं हो सकता। इस वाले में तो देखो आपके पास सल्फर में ही इस तरीके से 3 रेजोनेंस स्टेबल पॉसिबल हैं, 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। CO नेगेटिव में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। लास्ट बचा आपके पास SP, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसकी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP। और हम ये चीज़ भी कंसीडर कर सकते थे कि देखो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, तो कार्बन पे ऑब्वियसली लीस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दैट्स वाई जो आपका D पार्ट है यानी वो क्या होगा आपके पास, लीस्ट एसिडिक। सो लीस्ट एसिडिक पूछ रखा है आपसे, तो कौन सा होगा, D। सो D इज कंसिडर टू बी लीस्ट एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बाकी सब में जो आपका हो रहा है स्टेबलाइज, जो आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो किसी ना किसी तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है। बट लास्ट वाले में ऑल दो कार्बन में SP में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बट स्टेबलाइजेशन तो नहीं है ना, सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कांट से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सिर्फ स्टेबलाइजेशन हो रहा है, बाकी सब में आपका प्रॉपर क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन। ऑर्डर आपको बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, अच्छा सबसे पहले जो भी आयंस आपको गिवन है, आपको दिख रहा है H पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव, इसमें भी H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव का हमेशा क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है। सबने पढ़ा होगा ग्रोथर्स ड्रैपर मैकेनिज्म, उसकी वजह से H पॉजिटिव क्या करता है, जंप करते करते उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हायर हो जाती है। सेम केस आपका OH नेगेटिव में भी लगता है। तो जहाँ भी आपके पास H पॉजिटिव एंड OH प्रेजेंट होंगे उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज एक्सेप्शनली वेरी हाई। तो H पॉजिटिव की तो हायर होगी, यानी थर्ड ऑप्शन तो हमारा यही से क्या हो जाता है, गलत। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे, फिर आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम देन K देन Na। अब अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में चार्ज तो दोनों का सिमिलर है। फिर हम साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ आपका कैल्शियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी, इसके साथ काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, दैट्स वाई इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम। बिकॉज कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, मूवमेंट की वजह से। आयंस आपके जब मूव करेंगे दे विल गिव टू द कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे आपके पास Ca+2 की ज़्यादा होगी मैग्नीशियम से। देन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, दोनों पे +1 चार्ज है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। Na का साइज़ छोटा है, K पॉजिटिव का साइज़ बड़ा होता है, तो K पॉजिटिव की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Na, क्योंकि Na के साथ इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होगी। Na की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो Ca+2 पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर उससे ज़्यादा K पॉजिटिव, देन उसके बाद उससे कम K पॉजिटिव, देन वी हैव Na पॉजिटिव। तो किस में दे रखा है ये, सेकेंड में। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई ड्यूमास मेथड ऑफ कंपाउंड X, 0.42 ग्राम्स आपको कंपाउंड X दे रखा है।
तो X आपके पास प्रेजेंट है NH, N यहाँ पे प्रेजेंट है H, ये आपके पास X कंपाउंड है 0.42। आपको निकालना है कितना ml आपका N2 का प्रोड्यूस होगा, तो इसी से आपका क्या होगा, N2 प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे अच्छा ये किसका क्वेश्चन आपका, ये भी स्टिचोमेट्री का, ये स्टिचोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कौन सा प्रिंसिपल लगा सकते हो, आपको नाइट्रोजन का अमाउंट निकालना है, तो आई कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ लाइक एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन द नाइट्रोजन। तो लिखते हैं इसमें अप्लाई द POAC ऑन नाइट्रोजन, यानी कि POAC का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कि आपके जो रिएक्शन जब एक होती है, जब केमिकली कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जो आपके एटम होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं रिएक्शन में। किसने बताया था, बिकॉज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये डाल्टन ने बताया था। तो वहीं से कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं रिएक्शन में। तो जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स पहले होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N इन X में, वही बराबर होंगे कितने, नंबर ऑफ एटम्स इन N2। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स X में कितने होंगे। अब X का हमें पता है 0.42 ग्राम्स गिवन है, तो एक अगर मैं बात करूँ एक मोल आपके पास प्रेजेंट होगा अगर X का, तो वो 2 हमें N देगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मान लो X के हैं ये, और एक मोल आपको 2 देगा, तो NX मोल आपके कितने देंगे, NX × 2, ये आपके पास बराबर होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने देगा, N2 के केस में भी आपके पास 2 है, और इसके मैंने माना N मोल्स आपके पास प्रेजेंट है। देखो NX अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हैं तो दैट इज़ 0.42 × 2, और यहाँ से अब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा आपका, नाइट्रोजन का मास आपको दे रखा है 14, तो यानी ये हो गया आपके पास 28, प्लस H का आपके पास 2, प्लस ये आपके पास CH2 यानी 4 आपके पास CH2 है। एक CH2 का मास होता है कितना, 14, तो दैट इट विल बी 28 + 2 + 16 + 56 हो गया ये आपका, यानी कि 30 + 56 यानी 86 ग्राम पर मोल, यानी 2 = डिवाइडेड बाई 86 N। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे N2 के, N2 क्या है, गैस है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना है, आपको वॉल्यूम ही तो चाहिए ml में, तो इसका कितना आपके पास मान लो x मिलीलीटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और STP पे कितना होता है 22.4 लीटर × 2, 2 से 2 कैंसिल, आपको निकालना है x ml कितना आएगा, दैट विल बी 0.442 डिवाइडेड बाई 86 × 22.4 लीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 110 मिलीलीटर। अच्छा, लीटर को आप बाद में, आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा 0.0 लाइक 0.0110 आएगी। ओके, तो सबसे पहले जब आप 0.42 डिवाइडेड बाई 86 22.4 मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको जब आप 0.42 को डिवाइड करोगे इससे, तो यू विल गेट 0.0048 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, सो यू विल गेट 0.1096 अप्रॉक्स, ऐसे ही कुछ मिलेगा लीटर में। अब आपको लीटर में 0.196 है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिलीलीटर। मिलीलीटर में 0.196 × 1000, so you will get 110 milliliter approx।
ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा 110 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने कैसे इसको प्रोसीड करा, आपके पास एक कंपाउंड X गिवन है, X के आपको वो मोल सबसे पहले निकाल सकते हो, बिकॉज अगर आप देखते हो नाइट्रोजन उसमें से 2 हमें मिल रहे हैं, एक मोल अगर प्रेजेंट होगा तो आपके पास 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो अगर NX मोल प्रेजेंट होगा तो आपके पास कितने मोल मिलेंगे, NX इंटू 2। सेम केस हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि आपके पास एक N2 है, इससे आपके पास 2 एटम मिलते हैं नाइट्रोजन के, बिकॉज हम एटम को क्या करें, कंजर्व्ड कर रहे हैं। तो इसमें आपके जितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे उतने आपके पास N इंटू 2 आपके पास मोल्स होंगे, यानी टोटल एटम। फिर उसके बाद हमने मोल्स कैलकुलेट करे, देन हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करा। लास्ट में वॉल्यूम आपका बहुत कम आया था, जिसकी वजह से हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई करके हमने उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आप कंबशन करा गया, तो जिसमें 1.46 ग्राम CO2 है एंड 0.9 ग्राम H2O है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है आपको। 0.5 ग्राम आपके पास कार्बन है, तो कार्बन जो प्रेजेंट है उसको अगर आपने कंबशन करोगे O2 की प्रेजेंस में, सो यू विल गेट CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे ये कितना दिया है 0.5 ग्राम, एंड यहाँ पे ये आपको गिवन है 1.46 ग्राम एंड ये 0.9। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, कितना प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कितना कार्बन था। सेम हम यहाँ पे भी कौन सा लॉ लगाएंगे, एटम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, वही वाला लॉ यूज़ करते हैं। सो देखो, जितने आपके पास एटम प्रेजेंट होंगे इन C, दैट इज इक्वल टू द एटम ऑफ, यानी एटम ऑफ कार्बन, एटम जितने आपके पास प्रेजेंट है ऑफ कार्बन इन C, दैट इज इक्वल टू द एटम ऑफ कार्बन इन CO2 बाय POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसके अगर मैं निकालूँ कितने आपके पास एटम्स आएंगे, तो देखो कार्बन से तो एक ही एटम मिल रहा है, यानी इसके मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 बराबर एटम ऑफ कार्बन CO2 में कितने होंगे, एक CO2 से आपको एक ही एटम तो मिलेगा कार्बन का, तो 1.46 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है, ये एक के लिए था, तो एक के लिए आपके पास एक कार्बन के लिए कितना आएगा 1.46 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.5, 1% के लिए। जब आप यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ मैं इसमें, 100% के लिए निकालोगे तो कितना आएगा 1.46 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1.46 डिवाइडेड बाई 44 एंड ये 12 0, तो 1.46 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 44 से, सो यू विल गेट 0.033 एंड 12 डिवाइडेड बाई 0.24 एंड वी हैव 100। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को इससे, तो यू विल गेट 3.3 इंटू 24, यानी कि आपके पास अप्रॉक्स में 72%, इसका कितना परसेंट होगा 72% आंसर आएगा इसका, यानी कि 72%। तो किस तरीके से, एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। देखो सबसे पहले आपका कार्बन था, कार्बन ने कंबशन करा ऑक्सीजन के साथ टू गिव CO2 प्लस वाटर। अब हमसे ये पूछा गया कि आपका कितना परसेंट कार्बन इसमें प्रेजेंट था। सबसे पहले हमने निकाला एक मोल में आपका कितना कार्बन प्रेजेंट था बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जितने आपके एटम प्रेजेंट होंगे इस वाले कार्बन में, दैट शुड बी सिमिलर टू द एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन योर प्रोडक्ट। तो जितने आपके कार्बन यहाँ इस वाले सिर्फ C में प्रेजेंट होंगे जितने एटम्स, वही एटम तो वहाँ पे जाके CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो आपके क्या होंगे हमेशा सिमिलर। तो इसके हमने सबसे पहले मोल्स निकाला इंटू 1, क्योंकि एक कार्बन आपका एक ही एटम दे रहा है। इस वाले में अगर देखेंगे सबसे पहले आप मोल्स निकालोगे इंटू 1। इसके बाद एक, अगर मैं मोल की बात करूँ, यूनिटरी मेथड मैंने लगाया, एक से आपको इतने क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं CO2 में, 100% से आपको इतने एटम्स मिलेंगे, जिसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 72%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द आयरन कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है FeCl3 प्लस KOH प्लस वी हैव H2C2O4। जब इसको हम बनाएंगे तो आपके पास बनेगा क्या, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में क्या पूछ रहा है आपसे, कितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो सबसे पहला ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं। ऑप्टिकल आइसोमर आपके वो सारे आइसोमर होते हैं जिसके अंदर जो आपकी PPL को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं किसी डायरेक्शन में, आइदर इट विल बी लेफ्ट और इट विल बी राइट। मतलब इसके अंदर कोई भी आपका सिमेट्री एलिमेंट जैसे होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया आपका, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया, वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो कंपाउंड में। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा सो दैट इज कंसीडर टू बी ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्या बनेगा आपका FeC2O4 का होल थ्राइस माइनस का 3, यानी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ये MAA का होल थ्राइस यही बन रहा है, क्योंकि C2O4 में आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C2O4 COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। तो दोनों केसेस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही, यहाँ भी ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन से, तो इट कैन बी कंसीडर एज अ सिमिलर टू MAA टाइप ऑफ लिगेंड। तो MAA का कैसे बनाएंगे, A इस तरीके से। सो A आपके पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी AA आपके पास क्या है, COO नेगेटिव एंड वी हैव COO नेगेटिव। सो आपके पास मेटल है एक प्रेजेंट है, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड विद, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, C ऑक्सीजन हो गया, देन कार्बन है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बन, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, then we have C double bond O, C double bond O that is connected with each other, then we have C double bond O, C double bond O which is connected। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होगा। सेम इसकी आपकी क्या बनेगी, एक मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाते हैं इसकी, ऑक्सीजन 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 एंड दे आर कनेक्टेड विद कार्बन, ठीक है। अब देखने से क्या लगेगा कि यहाँ से आप प्लेन पास कर दो और ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब आपका MAA टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इस तरीके से इतना ज़्यादा, देखो इसमें क्या है, एक तरीके से हिंड्रेंस तो नहीं, मतलब हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, और एक रिजिडिटी आ जाती है स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर आपका रिजिड हो जाता है तो उस तरीके से अगर वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए इस CO को बिल्कुल एक दूसरे को क्या करने चाहिए, ये बिल्कुल चमकने चाहिए, तभी तो आप बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस केस में आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी एक मिरर इमेज तो एग्जिस्ट करेगी ना, तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि दोनों में क्या प्रेजेंट नहीं है, आपकी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स वाई इसके आपके कितने फॉर्म्स होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया है, तो आपके 2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑप्टिकल आइसोमर। सो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन आपका है किसका, थर्मोकेमिस्ट्री का। तो देखो आपको क्या बताना है यहाँ पे, डेल्टा H आपको सब्सटेंस ग्रेफाइट का दे रखा है, डेल्टा आपको CH का दे रखा है, डेल्टा HH का एंड डेल्टा C डबल बॉन्ड C का। आपको निकालना है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो किस तरीके से बनेगा ये, C प्लस H2 इज गिविंग CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आपका ट्वाइस होगा। अब देखो सबसे पहली चीज़ आपको C और H2 इनमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज कार्बन आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ग्रेफाइट फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको उसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए, गैशियस फॉर्म में। सो यू हैव टू गिव द एनर्जी। सो कार्बन के लिए सबसे पहले कितनी एनर्जी होगी, अब कार्बन आपके 2 हैं तो 2 टाइम्स, तो इसके लिए एनर्जी कितनी है 2 × 710 डेल्टा H की। अगर हम निकाल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ CH2
डबल बॉन्ड CH2 का। अब देखो ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर आप किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू गिव द एनर्जी, सो दैट्स वाई इट इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। फिर H2 में, H2 की भी एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि H2 के बॉन्ड को क्या कराना है, आपको ब्रेक कराना है, आपको उसको एक न्यूट्रल गैशियस एटम में कन्वर्ट करना है H और H में, ताकि ये क्या कर सके, रिएक्शन में प्रोसीड कर सके। तो इसकी कितनी है 436, सो 2 × 436। अब हमें क्या करना है माइनस। अब माइनस क्यों होगा देखो, क्योंकि आपके पास CH2 है। कभी भी कोई रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी एनर्जी तो लूज़ करेगा ना वो, तभी वो प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो रहा है। तो जब भी आपसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी है, इससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो जो भी CH2 की एनर्जी हमें माइनस करनी पड़ेगी ओवरऑल। अगर हम एनर्जी निकालना है, थर्मोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि आप ओवरऑल कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ी एक प्रोडक्ट बनाने में, एक रिएक्टेंट से। तो इसमें जितनी एनर्जी हमने दी है वो हमने ऐड कर ली। अब इसमें जितनी एनर्जी आपके पास प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें आपकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, तो वो हमें माइनस भी तो करनी पड़ेगी। तो CH2 में आपकी कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ हो रही है देखो, 611 की, तो माइनस ऑफ 611। फिर देखो CH बॉन्ड आपके पास कितने प्रेजेंट है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ तो वी हैव H, तो 4 यहाँ पे आपके पास CH बॉन्ड प्रेजेंट है। एक CH बॉन्ड में आपके पास 414 एनर्जी लग रही है, तो 4 में कितनी लगेगी, 4 × 414, और दोनों ही क्या जाएंगे नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, +12 872 माइनस 611 एंड माइनस 611 माइनस 1656, इसको ऐड करते हैं, यू विल गेट 792, वी हैव 2 माइनस 2267। सॉल्व करोगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 25 आपके पास क्या आएगी, किलो जूल पर मोल एनर्जी आएगी। क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, कितनी डेल्टा H फॉर्मेशन इसकी आएगी, तो कितनी आएगी आपके पास 24 किलो जूल पर मोल। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। पहले आपको एनर्जी ऐड करनी है, देन जो आपका प्रोडक्ट बन गया उसकी एनर्जी आपको क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपके पास एक कंपाउंड गिवन है प्लस NaCl प्लस H2SO4 इज गिविंग CrO2Cl2 पर कुछ साइड प्रोडक्ट बने। फिर CrO2Cl2 से आपका वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है NaOH, तो B बना। तो ये B क्या बनेगा आपका, जब आपके पास CrO2Cl2 NaOH के साथ जब आपके ट्रीट करवाओगे तो ये क्या बनेगा आपके पास Na2CrO4। फिर इसको क्या बोला गया, लास्ट में इसको एसिडिफाई करा गया विद H पॉजिटिव से, तो ये आपके पास क्या बना B। जब इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा Na2Cr2O7। क्या पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ टर्मिनल कितने O प्रेजेंट होंगे आपके C में, तो आपका Ca बना है। इसमें अगर मैं Na को हटा दूँ तो क्या बनेगा Cr2O7 -2। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा CrO O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। आपसे पूछ रहे कितने आपके पास टर्मिनल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके पास क्या प्रेजेंट है, टर्मिनल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि जो आपका एक ऑक्सीजन है वो आपका ब्रिजिंग कर रहा है, दोनों Cr के साथ वो क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट निकालना था, देन लास्ट में आपको स्ट्रक्चर इसका बताना था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपके क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी ही आए थे बाकी। हाँ, ओके, सो थैंक यू सो मच।